हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द राइजिंग स्टार एकेडमी। मैं अपने सभी दोस्तों का राइजिंग स्टार यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास में एक जर्नल जर्नल क्लास का पहला सब्जेक्ट, जो कि हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे पिछली दो क्लासों से, आज इस थर्ड क्लास में हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले बेटा। और हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जो कि प्राचीन भारत का पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए, ये क्लास सभी टीचर्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, सभी स्टेट्स के टेट भी इसके अंदर मैं कवर करता हूँ। सभी जनरल पेपर और सभी स्टेट्स के टेट के लिए ये हिस्ट्री, पॉलिटी और जो भी आप लोग सब्जेक्ट्स मेरे साथ इस क्लास में पढ़ेंगे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा हर एक चीज जो आप लोगों को पढ़ाई जाएगी बेटा, इट इज totally based upon NCERTs plus some added material which is important for the general paper examination. So let's start up with the topic, that is Indus Valley Civilization, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब बात क्या आती है कि सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 का ईयर है। 1921 में एक इतिहासकार जो कि दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले खोज की जाती है। दयाराम साहनी डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द टाउन हड़प्पा इन 1921। और क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले हम लोगों को मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सभ्यता रखा। मगर इस हड़प्पन सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता बोलने से पहले एक और इतिहासकार आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन का खिताब दिया, और उनका नाम था सर जॉन मार्शल। अगर मैं सर जॉन मार्शल की बात करता हूं, तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। मगर दयाराम साहनी ने जब 1921 में हड़प्पा की खोज करी, इसी को देखने के बाद इंडस जॉन मार्शल के माइंड में आया कि इस सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहें इस सिविलाइजेशन की रिवर इंडस के आसपास ही सिचुएटेड थी। मगर जैसे जैसे इस सिविलाइजेशन से जुड़े और सब शहरों की खोज होनी शुरू होती है, और आज की डेट में तकरीबन 1050 से ज्यादा टाउन्स हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। और जब इतने सारे टाउन्स डिस्कवर होते हैं और ये पता लगता है कि इसके टाउन्स सारे रिवर इंडस के पास सिचुएटेड नहीं है, तभी जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इस सभ्यता को दिया गया, वो थोड़ा गलत प्रूव होता है। और इसलिए सभी इतिहासकारों के बीच में एक समझौता होता है कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना ही ठीक होगा, क्योंकि 1921 में सबसे पहले खोज जिस नगर की हुई थी वो हड़प्पा थी। और ये हड़प्पा अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। जिस नदी के किनारे ये शहर बना है वो नदी है रावी। बिल्कुल सही, रावी नदी, जो कि सिंधु नदी, इंडस नदी की सहायक नदी भी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। मगर अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि विश्व में, एंशिएंट वर्ल्ड में और कितनी सिविलाइजेशंस थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी थी। मींस व्हाट वर दो सिविलाइजेशन इन द एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री व्हिच वर कंटेम्परेरी ऑफ द इंडियन इंडस सिविलाइजेशन। और तब हम लोगों को पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं विश्व में और भी थी। जैसे कि अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करता हूं, तो मध्य पूर्व में जिस सभ्यता का उद्गम हो रहा था और जो सभ्यता हड़प्पन सभ्यता की कंटेम्पररी थी, वो मिडल ईस्ट में सिविलाइजेशन कहलाती है, मेसोपोटामिया। उसी तरीके से साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, महाद्वीप जो अफ्रीका है, वहां पर जो डेवलप होती है वो इजिप्ट में डेवलप होने वाली मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और उसी तरीके से भारत के उत्तर में, और कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्तर पूर्व में, चाइना में डेवलप होने वाली चीनी सिविलाइजेशन। अभी चारों की चारों सभ्यता हड़प्पन सभ्यता की समकालीन थी। अब इतिहासकारों को एक बात और सताने यहाँ पे ये लगती है कि जितनी भी सिविलाइजेशन हम लोगों को एंशिएंट वर्ल्ड में मिलती है, वो सभी की सभी सिविलाइजेशन तकरीबन किसी नदी के किनारे उभरती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं
मिडल ईस्ट की और मिडल ईस्ट में आने वाली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये सभ्यता दो नदी के बीच में उभर रही थी, जिसमें से एक नदी थी यूफ्रेटस और दूसरी थी टिग्रिस। उसी तरीके से इजिप्ट में जो सभ्यता थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, वो डेवलप हो रही थी नदी जिसका नाम है नाइल नदी के पास। तो यहां पर आप नदी लिख सकते हैं यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। उसी तरीके से अफ्रीका में इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और ये नील नदी के पास या नाइल नदी। उसी तरीके से भारत में हड़प्पा, सिंधु नदी, और चाइना में चीनी सिविलाइजेशन जिसका नाम था यांगत्से या येलो रिवर। अब बात यहाँ पे ये है कि सभी की सभी सभ्यताएं किसी ना किसी पानी के किनारे जरूर उभर रही है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके लिए हम लोगों को एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन की जरूरत है, और उसका जो बहुत ही बेसिक सा आंसर भी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस टाइम पर एक मानव के सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं इस टाइम की बात करता हूं, क्योंकि यूं तो कह लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम गैप है वो बहुत से हिस्टोरियंस ने बहुत कुछ रखा है, मगर वाइडली एक्सेप्टेड जो सभी के जो 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 टाइम गैप सभी इतिहासकार मानते हैं वो तकरीबन 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच में बना है। अब ये बीसी किसे कहते हैं, एडी क्या होता है, ये सब आप लोग मेरे साथ समझेंगे। अभी फिलहाल बीसी को हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। तो अभी फिलहाल मैं ये टाइम लेके चल रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसको हम लोग बीसी क्यों लिखते हैं। बट अभी मुझे आपसे ये एक सवाल की जरूरत है, मतलब आज से तकरीबन 5000 साल पहले एक मानव के सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो था खाना। और खाने को डेवलप करने वाला मानव के द्वारा डेवलप की गई कृषि, एग्रीकल्चर। विदाउट एग्रीकल्चर खाना नहीं हो सकता है, और खाना नहीं है तो वो मानव का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय मानव जो है वो एक खाना बदोश आदमी है। खाना बदोश मतलब द ह्यूमन इज सर्वाइविंग अ पेस्टोरल लाइफ। और अभी एक सिविलाइजेशन को शुरू करने के लिए आप लोगों को किसी एक जगह पर बसना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड and you have to live at one place for a longer period of time if you are thinking of developing a civilization. As your life is pastoral and you are running after food, where there is food there will be the human civilization. But that civilization is not a permanent civilization. That civilization will be a pastoral civilization. वो एक खाना बदोश सभ्यता होगी, क्योंकि जिस तरीके से किसी एरिया में खाना खत्म होने लगेगा वैसे वैसे मानव वहां से उठकर कहीं और जगह पे जाने लगेगा। तो ऐसे तो सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो सकती है। मगर जिन चार सिविलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ये बहुत ही मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन है। अब इसको डेवलप करने के लिए आपको किसी एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, और वो रुकना जो है वो संभव बनाएगा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कहां पे हो सकता है, किसी नदियों के किनारे ही। और नदी से एग्रीकल्चर समेत आप लोगों की बहुत सी जरूरतें और भी पूरी होती है। तो इसलिए ये नदी सेंटर बनती है इन सभी सिविलाइजेशंस का। अब यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलता है कि नदी के पास ही ये चारों सिविलाइजेशन क्यों डेवलप हो रही है। मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि इन चारों सिविलाइजेशंस में से भारत की हड़प्पन सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन का खिताब मिला है, कि ये सबसे आधुनिक सिविलाइजेशन थी। अब भारत की हड़प्पा ही सबसे आधुनिक क्यों है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की क्यों नहीं? ये जवाब देगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों को जो चीजें मिली वो कहीं पर भी हम लोगों को मिली नहीं। जैसे अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है और जो कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी सिविलाइजेशन में हम लोगों को देखने को नहीं मिली, वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस हड़प्पन सभ्यता की शहरी विकास प्रणाली, टाउन प्लानिंग सिस्टम। अब इस टाउन प्लानिंग सिस्टम को समझने के लिए आप लोगों को एक डायग्राम की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करता हूं यूं तो 1050 से ज्यादा साइट्स हम लोग ढूंढ चुके हैं, मगर जिन साइट्स को मैं टाउन कह सकता हूं, नगर कह सकता हूं, वो केवल 6 ही है। वो केवल 6 ही है, वो ज्यादा नहीं है।
अब उन्हीं में से किसी एक को उठा लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूं, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। मोहनजोदड़ो समेत बाकी के जितने भी टाउन्स हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादातर सभी टाउन्स का प्लान जो था, टाउन प्लानिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, ज्यादातर सभी टाउन्स का जो नक्शा था वो इस प्रकार था कि हर एक टाउन को जनरली आप लोग आयताकार बनाते थे, रेक्टेंगुलर बनाते थे शेप में। और इस रेक्टेंगुलर प्लान को जो आप लोगों ने बनाया है, इस पूरे शहर को भी हम लोग दो भागों में बांटते थे। दिस टाउन ऑल्सो वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो पार्ट आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, इसी दुर्ग और इसी टाउन को हम लोग बोलते थे अपर टाउन, ऊपरी दुर्ग। और ये टाउन जो आप लोगों को थोड़ा बड़ा नजर में आ रहा है, ये होता था लोअर टाउन और निचला दुर्ग। अब इसको अपर टाउन क्यों कहा और इसको लोअर टाउन क्यों कहा? क्योंकि अपर टाउन इसलिए था, इसको हम लोग जमीन से उठाकर बनाया करते थे, जबकि लोअर टाउन को हम लोग जमीन के सामान्य तल पर ही बना हुआ छोड़ते थे। यहां पे जमीन को उठाने की जरूरत नहीं होती थी। जो कॉमन ग्राउंड लेवल होगा, उस कॉमन ग्राउंड लेवल पर ही लोअर टाउन को बनाया जाता था। मगर अगर मैं अपर टाउन की बात करता हूं, तो अपर टाउन के लिए हम लोग रेज्ड प्लेटफॉर्म यूज किया करते थे, एक ऐसी जमीन जिसको उठाया जाता था। ये दोनों में फर्क था। ये दिखने में छोटा था, ये दिखने में बहुत बड़ा था। एक और स्पेशलिटी हम लोगों को देखने को मिलती है कि अपर टाउन को हम लोगों ने चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया था, जिसको हम लोग किलेबंदी कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये फोर्टिफिकेशन नाम की चीज हम लोगों को लोअर टाउन में कहीं भी नहीं मिलती है। ये दूसरी चीज है बेटा, अभी टाउन प्लानिंग में ही हम लोग एक एक करके चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, ज्यादातर इतनी प्रोटेक्शन हम लोग अपर टाउन को क्यों दे रहे हैं? अब यहां पे एक चीज समझ में आती है इतिहासकारों को, कि हो सकता है कि भाई अपर टाउन में जो लोग रहते हैं, दे माइट बी द प्रॉस्परस सेक्शन, प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि किसी समाज का प्रतिष्ठित वर्ग ही होगा जो इस अपर टाउन में रह रहा है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे हम लोगों को घर मिलते हैं, वहां पर कमरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 12 से 15 कमरों का घर मिला है। हाँ, और इतने बड़े बड़े घर हम लोगों को लोअर टाउन में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आता है कि शायद प्रॉस्परस सेक्शन है सोसाइटी का, इसलिए अपर टाउन में रहना चाहता है। एक और चीज जो हम लोगों को यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे कहीं नहीं मिलती है, वो ये है कि सभी जरूरत और महत्वपूर्ण इमारतें, सभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हम लोगों को केवल अपर टाउन में मिलती है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो में हम लोगों को बहुत सी चीजें मिली, जैसे कि ग्रेट बाथ, विशाल स्नान गृह, एक बहुत बड़ी सी जगह जहां पे शायद लोग नहाया करते थे, ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्न भंडार, एक ऐसी जगह जहां पे हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स केवल अपर टाउन में मिल रहे हैं, ये लोअर टाउन में नहीं मिलते। इसका मतलब क्या कि लोअर टाउन की इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग इसको कॉमन ग्राउंड लेवल पे बना रहे हैं। और ये भी यहाँ पे जो घर हम लोगों को मिलते हैं, वो भी देख के ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे कॉमन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहता है, मिडिल क्लास पीपल रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी प्रॉस्परस सेक्शन तो नहीं है। अब ये बात भी समझ में आती है। अब दूसरी बात ये है कि भाई अपर टाउन को जमीन से उठाकर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? आप लोअर टाउन की तरह तो उसको कॉमन ग्राउंड लेवल पे बना सकते थे, और उसको अलग करने के लिए हम उस चारों तरफ से किलेबंदी हो सकती थी, ऐसा कुछ प्लान हम लोग सोच सकते थे। मगर जमीन से उठाकर बनाने की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ती है? अब इसका आंसर भी इस मोहनजोदड़ो में ही मिला। जब हम लोग खुदाई का कार्य शुरू कर रहे थे इस मोहनजोदड़ो में, पहली बात तो इस जगह का खोज 1922 में होता है, 1922 में। और जिस इतिहासकार ने इस मोहनजोदड़ो को ढूंढा था, उनका नाम था रखल दास बनर्जी। तो जब रखलदास बनर्जी द्वारा आधुनिक पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो को ढूंढा गया, तो वहां पर हम लोगों ने जब खनन कार्य शुरू किया, व्हेन वी कैरिड आउट द एक्सकवेशन वर्क इन दिस साइट, we came to know about one thing, that this site was flooded more than 7 times in the history। कि ये जगह इतिहास में 7 बारी से ज्यादा, ये जगह इतिहास में 7 बारी से ज्यादा बार बाढ़ से प्रभावित है। अब हम लोगों को कैसे पता लगा कि ये बाढ़ से प्रभावित है?
देखिए, जब भी किसी जगह पर बाढ़ आएगी तो पानी अपने साथ मिट्टी लेके आएगा और उस जगह पर मिट्टी की एक नई परत बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस प्लान की बात करता हूं कि ये इस तरीके से कोई पहाड़ी हम लोगों ने इमेजिन कर ली और इसके साथ में बह रही है ये नदी। अगर बाढ़ आई तो ये परत नंबर 1 है, इसके ऊपर एक परत और चढ़ेगी मिट्टी की जो कि 2 है। इस तरीके से जब आप परतों पे परतें इसके ऊपर आती रहेगी, क्योंकि बाढ़ पे बाढ़ आती जा रही है, तो ये परतों का नंबर आप इस तरीके से एक्सकवेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप खड़े हैं, जब आप यहां पे खुदाई कार्य शुरू करेंगे तो इस परत में मिलने वाली चीजें, इस परत में मिलने वाली चीजों से पुरानी नहीं होगी, नई होगी। तो जैसे जैसे जमीन के अंदर आप लोग जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको और पुरानी चीजें मिलती रहेंगी, और यही सब चीजें हम लोगों को मोहनजोदड़ो पे मिली, जिससे हम लोगों को यह समझ में आया कि भाई ये जगह इतिहास में 7 बारी से ज्यादा बनी और बिगड़ी, मतलब फ्लड, क्योंकि मिट्टी की नई नई परत का बनना एक तरीके से बाढ़ की तरफ अंदाजा और एक बाढ़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था कि फ्लड अफेक्टेड एरिया है ये। शायद प्रॉस्परस सेक्शन अपने आप को इसी फ्लड से बचाने के लिए जमीन से उठाकर बनाए हुए टाउन्स पे रहना पसंद करता था, क्योंकि आप प्रॉस्परस सेक्शन है और आप अफोर्ड कर सकते हैं। और जमीन से उठाकर बनाने की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि आप नदी से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए, और क्योंकि आप नदी के पास रह रहे हैं तो बाढ़ का खतरा कभी भी आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि व्हाई दिस अपर टाउन इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म बट व्हाई नॉट ऑन द कॉमन ग्राउंड लेवल। तो ये टाउन प्लानिंग जो हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर शहरों में देखने को मिलती है, ये इसको बहुत अलग बनाती है। इसी की तरह बहुत से पॉइंट्स ऐसे भी है जो सिविलाइजेशन को बाकी सब सिविलाइजेशन से अलग करते हैं, जैसे कि यहां पर मिलने वाला सड़कों का प्लान। अब इसी टाउन की बात कर लेते हैं बेटा। इस टाउन को जिस तरीके से, और इस टाउन में हम लोग जिस तरीके से सड़कों को बना रहे थे, जिस तरीके से सड़कों को बना रहे थे हम लोग इस टाउन पे, वो कुछ ऐसे लग रही थी कि हर एक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री एंगल पे काट रही है। हर एक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री एंगल पे काट रही है, और क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे काट रही है तो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्क्वायर्स बनते देख रहे हैं। छोटे छोटे स्क्वायर्स बनते दिख रहे हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जाल बुन दिया हो सड़क का, और इसी जाल को बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न, बिल्कुल सीधी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जो बाकी किसी सिविलाइजेशन में हम लोगों को देखने को नहीं मिला, केवल हड़प्पा पे मिला। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों ये सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों सबसे आधुनिक है, हम केवल इसी का आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। टाउन प्लानिंग कह लीजिए या ग्रिड पैटर्न कह लीजिए, ये 1050 साइट्स पे तो हम लोगों को नहीं मिला। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मगर जो चीजें हम लोगों को यहां मिली वहां पर ऐसी चीजें दुनिया में और भी कहीं देखने को मिलती नहीं है, इसलिए ये सिविलाइजेशन सबसे मॉडर्नाइज्ड है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग केवल पॉइंट नंबर 2 तक ही डिस्कस कर रहे हैं। इससे आने वाली अगली क्लास में मैं आप लोगों को और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा कि क्यों दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद बेटे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो सभी टीचर्स एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आप लोगों के सामने आ सकता है। तो फिलहाल अगर किसी को ये क्लास पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी आप लोगों के दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी क्वेरीज का आपको सही सही उत्तर मिले। थैंक यू, धन्यवाद।